हेलो दोस्तों। आज बात होने वाली है व्हीट गेहूं, जो कि भारत की सेकंड मोस्ट कंज्यूम क्रॉप है। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी क्रॉप का कंजम्पशन होता है तो वो है फर्स्ट नंबर पे राइस। और राइस के बाद जो सेकंड नंबर की क्रॉप है जिसका इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है वो है दोस्तों व्हीट, गेहूं। और इसी गेहूं पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज की मार हो रही है। और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट जो है, उसके जो इफेक्ट जो है, उसके वजह से दोस्तों भारत में गेहूं की फसल जो है वो कम हो सकती है। इससे भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और उसके साथ ही दोस्तों भारत के जो किसान हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, हमने रिसेंटली बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट देखे हैं इंडिया में। और इन सारे फार्मर प्रोटेस्ट की जो सेंट्रल डिमांड जो होती है वो सेंट्रल डिमांड होती है दोस्तों एमएसपी, कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दे। अब दोस्तों फार्मर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड क्यों करता है? ताकि उन्हें जो वो गेहूं की जो खेती करते हैं उनसे उन्हें प्रॉफिट मिल सके, गवर्नमेंट उनकी क्रॉप को परचेस करे, वो भी अच्छे दामों पर, ताकि गेहूं की खेती जो है वो प्रॉफिटेबल हो और फार्मर्स को प्रॉफिट भी मिले। पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज, फार्मर प्रोटेस्ट और एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी, इन तीनों का रिलेशन जो है इसको आज हमें समझना है। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के वजह से भारत में जो गेहूं की क्रॉप जो है वो कम हो रही है। अब फार्मर प्रोटेस्ट में जो एमएसपी की बात की जाती है, तो जानते हैं कि भारत में कितनी एमएसपी है? तो दोस्तों भारत में व्हीट, बार्ली, ग्राम, मसूर ऐसी बहुत सारी नियर अबाउट 22-23 क्रॉप्स है जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एमएसपी डिक्लेयर करती है। अब गेहूं की एमएसपी की बात करें दोस्तों हम लोग, तो पिछले कुछ सालों में अगर इनकी नंबर देखें, इनका इंक्रीज देखें, तो वो है दोस्तों 1975 उसके बाद 2015 उसके बाद 2125 उसके बाद 2275 और दोस्तों साल 2025-26 में एमएसपी जो है वो है 2425 पर क्विंटल। तो यहाँ पर हमने देखा कि सरकार जो है वो हर साल गेहूं की एमएसपी जो है कभी 150 कभी 200 से बढ़ा रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई फार्मर्स को प्रॉफिट मिले, फार्मर्स को जो वो पूरी साल मेहनत करते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, हमारी जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उनका जो पेट भरते हैं, तो फार्मर्स को भी तो एग्रीकल्चर में प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी प्रॉमिस करती है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर्स की डे बाय डे बढ़ रही है या कम हो रही है? एमएसपी तो भाई हर साल इंक्रीज हो रही है, पर क्या एक्चुअल में फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है? तो दोस्तों चलिए इसी को समझते हैं। तो भारत के 5 प्रमुख राज्य कौन से? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो गंगा डेल्टा, जो गंगा का जो बेल्ट है उस एरिया में आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है। अब दोस्तों गेहूं जो है ये एक रब्बी क्रॉप है। रब्बी क्रॉप यानी इसकी उगाई जो होगी वो विंटर के टाइम पर होगी। क्यों? तो भाई इसे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, कूल सीजन में इसकी जरूरत होती है। अब इंडिया में दोस्तों गेहूं की बुआई जो होती है वो सीजन होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर मंथ में गेहूं की बुआई होती है और फसल को काटा जाता है फरवरी से लेके अप्रैल तक। तो गेहूं को चाहिए कोल्ड क्लाइमेट। तो कितना? तो दोस्तों गेहूं जो है उसको मिनिमम जो है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज चाहिए। जिस किसी ज्योग्राफिकल एरिया में टेम्परेचर की रेंज जो है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होगी, वहां पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। पर मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पर ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो दोस्तों 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री जो है ये लिमिट है कि भाई किसी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर 30 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है इस साइकिल के दौरान, फरवरी अप्रैल के दौरान, तो वहां पर गेहूं की फसल अच्छी हो सकती है। पर अगर 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो दोस्तों इंडिया में गेहूं की फसल जो है वो कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसी को जानना है। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के वजह से ही तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए टेम्परेचर के वजह से दोस्तों इंडिया में गेहूं की फसल कम होगी। अब ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए दोस्तों गेहूं की जो अलग अलग लाइफ साइकिल फेजेस है, जैसे कि जब हम लोग सीड को प्लांट करते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है, फिर उसके बाद उसके रूट्स, उनकी ग्रोथ होती है, फिर दोस्तों लीव्स आते हैं, फिर दोस्तों एंथेसिस और ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन। दोस्तों ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में ही ये जो आखिरी स्टेज जो होती है, इसी स्टेज में दोस्तों टेम्परेचर की मार सबसे ज्यादा होती है।
और अगर टेम्परेचर इसी टाइम पर 30 डिग्री से बढ़ जाए तो दोस्तों जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, वो पूरी तरह बनते नहीं है, वो मोटे होते नहीं है और उनमें जो ग्लूकोज और स्टार्च का कंटेंट है वो भी कम रह जाता है। तो इससे क्या होता है, फसल भी कम होती है और जो फसल होती भी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी बहुत कम है, तो भाई फार्मर्स को प्रॉफिट तो नहीं होगा, फार्मर को मार्केट में बहुत कम रेट मिलेगा और वो व्हीट एग्रीकल्चर को, गेहूं की खेती को दोस्तों फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहने देती। इसीलिए दोस्तों इंडिया में हम लोग जो डिबेट देखते हैं, फूड सिक्योरिटी, एमएसपी, उन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज भी एक वन ऑफ द रीजन है। इसे भी हमें अभी याद रखना है, क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों हीट वेव, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हीट वेव ये जनरली समर में आती थी, पर दोस्तों आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से हीट वेव बहुत जल्दी आ रही है। दोस्तों इस साल का फरवरी यानी 2024 का फरवरी जो है वो पूरे 124 सालों का सबसे हॉटेस्ट है। पिछले 124 सालों में कभी भी फरवरी मंथ का टेम्परेचर इतना नहीं हुआ है जितना इस साल रजिस्टर हुआ है। और जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने तो बोला है कि भाई मार्च का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उससे क्या होता है, तो उससे दोस्तों हमारी गेहूं की जो फसल है हार्वेस्ट के टाइम पर वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी करनी पड़ रही है, जिसके वजह से दोस्तों भारत में गेहूं की फसल बहुत कम उत्पादित हो रही है। और जो उत्पादन हो रहा है उसकी भी क्वालिटी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। अब कोई भी प्लांट अगर वो एक्सेस ऑफ हीट को झेलता है तो प्लांट में कौन सी उसकी प्रोसेसेस है जिन पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों हीट स्ट्रेस के वजह से प्लांट जो है उनमें जो होने वाली फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशंस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वाटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, उनका यूटिलाइजेशन है, ये सारी प्रोसेस इम्पैक्ट होती है। तो भाई अगर इन सारी प्रोसेस पे इम्पैक्ट हो जाए तो दोस्तों उससे ग्रेन की क्वालिटी और ग्रेन की क्वांटिटी भाई दोनों इम्पैक्ट होंगे। तो यही रीजन है दोस्तों, और जब हीट ज्यादा होती है तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है कि उनमें जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी संख्या जो है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि दोस्तों इनमें मिलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, मतलब इनका आटा जो है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता, जिसके वजह से मार्केट में इन्हें बहुत कम रेट मिलता है। तो मार्केट इन्हें रेट भी नहीं देगा, क्वालिटी भी नहीं रहेगी, क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी, और सब कुछ क्यों, तो भाई हीट स्ट्रेस के वजह से। अब ये जो हीट स्ट्रेस है इसे समझते हैं, पर उसके पहले गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के टारगेट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों एमएसपी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसके साथ ही गवर्नमेंट हर साल कुछ अमाउंट में व्हीट जो है मार्केट से गवर्नमेंट खुद खरीदती है, और बाकी व्हीट जो है वो मार्केट में बाकी प्लेयर्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर गेहूं की प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड रहेगी। तो दोस्तों 2025-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कितना, 30 मिलियन टन, 30 मिलियन टन इतना गेहूं जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी। अब प्रोडक्शन कितना एक्सपेक्टेड है, तो दोस्तों लास्ट ईयर 24-25 में दोस्तों प्रोडक्शन जो था गेहूं का वो था 115 मिलियन टन, और इस साल उससे ज्यादा होने की उम्मीद है। उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ 30 मिलियन टन खरीदेगी, यानी बाकी गेहूं तो भाई मार्केट रेट ही डिसाइड करेगा, मार्केट ही उनका रेट डिसाइड करेगा। अब दोस्तों 2024-25 में गवर्नमेंट ने कितना प्रोक्योरमेंट किया था, तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया था सिर्फ 26.6 मिलियन टन। उसके पहले 23-24 में दोस्तों प्रोक्योरमेंट था 26.2 मिलियन टन, और उसके पहले की भी बात करें तब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ज्यादा था, तब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट था दोस्तों 34.15 मिलियन टन। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑलमोस्ट 25 to 30 मिलियन टन में ही घूम रहा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट ज़्यादा नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है 100, 150, 200 से, पर भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से दोस्तों क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्वांटिटी पर भी हो रहा है, और फ्यूचर में ये इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो देख लीजिए, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को व्हीट का एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा। अब भाई इंडिया को 2022 में व्हीट का एक्सपोर्ट क्यों बैन करना पड़ा, तो दोस्तों उसके 2-3 कारण थे बड़े वाले। पहला ये कि रशिया और यूक्रेन
इन दोनों देशों में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दोनों देशों में लड़ाई होगी तो उससे क्या हुआ, तो उससे इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के प्राइस बढ़ गए। तो भाई इंडियन फार्मर जो है तो मार्केट में गेहूं को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, पर उसके बावजूद इंडिया ने क्यों बैन किया? तो इंडिया ने बैन इसीलिए किया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस थी, तो हमारे फार्मर जो है वो व्हीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब उसके वजह से इंडिया में गेहूं की शॉर्टेज ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पर फिर से पॉइंट आ गया फूड सिक्योरिटी, कि भाई इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उसी साल हीट वेव जो है ये मार्च के एंडिंग में आ गए। मार्च के एंडिंग में हीट वेव्स आ गए, तो जहां गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें होगा दोस्तों 110 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन, पर उसी साल गेहूं का उत्पादन दोस्तों 92 से 95 मिलियन टन से हुआ। यहां पर 10 मिलियन टन का जो लॉस हुआ वो किसके वजह से हुआ? तो यहां 10 मिलियन टन का लॉस हुआ अर्ली हीट वेव की वजह से। जो हीट वेव अप्रैल के एंडिंग में आनी थी वो मार्च मिड में आ गई, तो गेहूं की फसल जो है बहुत जल्दी सूख गई। और सूख गई यानी जो दाने जो था, ग्रेन का फिलिंग सीजन जो था, गेहूं के दाने बने ही नहीं, उनमें कंटेंट भी बहुत कम रह गए। तो इसके वजह से दोस्तों इंडिया ने एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ा। तो भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से हमारे देश के लिए जिसकी पॉपुलेशन 140 मिलियन है, यहाँ पर दोस्तों फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज क्रिएट कर सकता है। अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों इनसे बचने का एक तरीका है, वो ये कि पहले हमें हमारे इंडियन एग्रीकल्चर साइकिल को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इंडिया में एग्रीकल्चर के 3 सीजन है, खरीफ है, रब्बी है और ज़ैद। अब खरीफ और रब्बी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ग्रेन के लिए। तो दोस्तों खरीफ सीजन की शुरुआत हो जाती है जून और सितंबर में, और रब्बी की शुरुआत होती है अक्टूबर से मार्च तक के। अक्टूबर से मार्च। अब दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल कैलेंडर था उसके हिसाब से इंडिया में मानसून सिस्टम है, तो मानसून भारत में आ जाता है 1 जून को, और उसके हिसाब से दोस्तों हमारा खरीफ सीजन जो है वो शुरू हो जाता था जून को, और उसी के हिसाब से हमारा रब्बी सीजन जो है वो भी शुरू होता था अक्टूबर में। पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? तो भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से दोस्तों इंडियन ओशन में टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया, इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया करके मानसून डिले आना शुरू हुआ। तो जो मानसून भारत में 1 जून को आना था वो दोस्तों आ रहा है जुलाई में। तो वही हिसाब से फिर रब्बी सीजन जो अक्टूबर में शुरू होना था वो शुरू हो रहा है दोस्तों नवंबर में, नवंबर दिसंबर। अब अगर रब्बी सीजन यानी गेहूं की बुआई अगर हम लोग नवंबर दिसंबर में करते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग कब आएगी? हार्वेस्टिंग आएगी अप्रैल में, और अप्रैल में तो हीट वेव बहुत जल्दी आ रही है। तो दोस्तों इसी से इंडियन फार्मर्स का लॉस हो रहा है। तो भाई हमारे फार्मर्स को हमें एजुकेट करना पड़ेगा नई एग्रीकल्चर साइकिल के बारे में, कि भाई जहाँ पे मानसून बहुत डिले आ रहा है, देर से आता है, 1 महीना देर से, जबकि हीट वेव समर जो है बहुत अर्ली स्टार्ट हो रहा है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो हमें दोस्तों जो इंडियन ओशन के वजह से जो मानसून डिले हो रहा है और टेम्परेचर हीट वेव्स बहुत अर्ली आ रही है, तो उसके लिए दोस्तों हमें अर्ली जो बहुत जल्दी फ्लावर आते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स जो है उन्हें डेवलप करना होगा। तो दोस्तों इंडिया में लोअर यील्ड के पीछे भी एक रीज़न है, वो है हमारी एग्रीकल्चर साइकिल, मानसून डिले और हीट वेव का जल्दी आना। तो दोस्तों उसके वजह से फार्मर्स जो है ये बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल करते हैं, जो और फिर से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ाते हैं, और उनके वजह से क्लाइमेट चेंज और बढ़ेगा। तो दोस्तों इस पूरी साइकिल में हमारे फार्मर फंसे हुए हैं। अब इस साइकिल से बाहर आने के तरीके कौन से हैं? तो दोस्तों इस साइकिल से बाहर आने के तरीके हैं अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स बनानी पड़ेगी, जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी क्रॉप्स जो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद सर्वाइव करे और अपनी ग्रेन साइकिल को फुलफिल करे। उसके साथ ही दोस्तों हमें रिसर्च भी करना होगा और हमारे फार्मर्स को हमें एजुकेट करना होगा नई एग्रीकल्चर साइकिल के हिसाब से। नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन हो या और बहुत सारी जो मेथड्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं उनके बारे में। हमें हमारी वेदर सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे फार्मर्स को हमें गाइड करना होगा कि सोइंग का, बुआई का एक्यूरेट टाइम कौन सा होगा। तो ऐसा दोस्तों हम लोग एक मल्टी प्रोंग अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम हमारे फार्मर्स को बचा सकते हैं।
और इंडिया की फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए क्लाइमेट चेंज की स्टडी और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो एग्रीकल्चर साइकिल बदली है उसके बारे में हमारे फार्मर्स को एजुकेटेड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इंडिया में होने वाले प्रोटेस्ट, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और व्हीट प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में ये सब कुछ था। आपको आज का सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन को लाइक भी करना है। और दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इनमें से भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। सेशन को आप लाइक भी करेंगे। और दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दूं कि होली फेस्टिवल आ रहा है भाई। आप सभी को एडवांस में होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, होली के अवसर पर स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है दोस्तों फेस्टिवल सेल। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो होली के अवसर पर दोस्तों आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? तो भाई 70% से ज़्यादा डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? तो दोस्तों, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप मेरा कोड PSK लाइव इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों, मेरा कोड PSK लाइव इस्तेमाल करना मत भूलिए। PSK लाइव यूज़ करना है और हमारी निश्चय 8 बैच में 15 मार्च से पहले इनरोल हो जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपके लाइव क्लासेस होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगी, मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी। और रोज़ जो 3 घंटे का लेक्चर होता है वो होगा दोस्तों बायलिंगुअल, यानी हिंदी लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। यहाँ पर फोकस है दोस्तों आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाने पे। इसीलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर आपकी प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं और इनिशियल फेज में ही आपका फाउंडेशन जो है, जो बेसिक नॉलेज जो है उसे परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों, निश्चय 8 बैच PCS ऑफिसर बनने के लिए और कोड इस्तेमाल करना है PSK लाइव। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।